हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो डालने जा रहे हैं इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा जो यूट्यूब वीडियो डाला जा रहा है वो आप तक पहुंचे। और अच्छे कमेंट भी लिखें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े और मैं आपको इससे अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें नर के वृषण में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने वाली स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म का निर्माण होता है। यानी जो शुक्रजन नलिकाएं, टेस्टिस की शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उसमें स्पर्मेटोगोनिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही शुक्रजनन कहा जाता है। इसमें 3 फेज होती हैं, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, तीसरी मैचुरेशन फेज। तो जो उस नर का भ्रूणावस्था होती है उसमें उसके टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बहुत सारे प्रीमार्डियल जर्म सेल्स बनते हैं। प्रीमार्डियल जर्म सेल्स से ये डेवलप करके स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। इस प्रीमार्डियल सेल्स बहुत सारी बनती हैं, लेकिन उसमें से बहुत सी डिजनरेट भी हो जाती हैं जो फंक्शनल नहीं रहती हैं। जो फंक्शनल प्रीमार्डियल जर्म सेल्स रहती हैं वही स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाती हैं। यह उसके भ्रूणावस्था में ही बन जाता है और जिसमें प्रत्येक कोशिका में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। इसमें जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं उसमें बार बार समसूत्री तरह का विभाजन होता है, जिसके कारण उसकी संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह से उसकी संख्या, इस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स की संख्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की गुहा में करोड़ों की संख्या में हो जाती है। लेकिन उसमें जो फंक्शनल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में परिवर्तित हो पाते हैं, वे ही डेवलप हो पाते हैं। तो माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बहुत सारे जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, इस प्रक्रिया को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है, प्रचुरोद्भवन उसका कहा जाता है। अब जो फंक्शनल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, यह फंक्शनल स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाते हैं। और इसमें जो उसके कोशिकांग हैं, यह एक सेल है ना, तो इसके अंदर जो कोशिकांग है वह सभी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इसकी ग्रोथ फेज में। इसके बाद जो उसकी मेन प्रक्रिया, उसकी मैचुरेशन की अवस्था आती है। तो प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उसके आधे हो जाते हैं। यानी यह एक प्रकार की मियासिस प्रक्रिया है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें जो संतति कोशिकाएं बनती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के समान हो जाती है। तो जो प्यूबर्टी पीरियड आता है तो नर हार्मोन्स के प्रभाव से यह स्पर्मेटोसाइट सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में परिवर्तित होने लगती हैं। अब इसकी होती है यह मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n हो गए हैं। अब इसके बाद होता है पुनः सेकेंड मेयाटिक डिवीजन होता है। और यह सेकेंड मेयाटिक डिवीजन ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि माइटोसिस होती है, जैसे कि समसूत्री विभाजन होता है। और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अपनी गोलाकार संरचनाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिसको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। यानी प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल सेकेंड मेयाटिक डिवीजन के फलस्वरूप यह परिवर्तित हो जाती है स्पर्मेटिड्स में। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स
के इतना ही रहते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं बनी हैं। क्योंकि मनुष्य में पुरुष में एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ इस जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी है, तो एक जो होंगी यह एक्स क्रोमोसोम युक्त होंगी, दूसरी वाई क्रोमोसोम युक्त यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती हैं। तो जो सेकेंड मेयाटिक डिवीजन होता है, इसमें भी जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स स्पर्मेटिड्स बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, वह भी दो ही तरह के बनते हैं। तो अब लेकिन प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के समान ही होती है। अब एक और प्रक्रिया होती है, यह जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, यह इसमें स्पर्मेटिलियासिस की प्रक्रिया होती है। और स्पर्मेटिलियासिस में ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं उसमें यह टेल निकल आती हैं, इसमें यह टेल निकल आती हैं, जिसके कारण यह स्पर्मेटिड्स परिवर्तित हो जाती है स्पर्म सेल्स में। और स्पर्म सेल यह मेल गैमिट हैं जो एग का फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब आइए आपको बताएं एक स्पर्म के बारे में बताएं। जो एक ड्रॉप सीमेन होता है, मनुष्य का जो एक ड्रॉप सीमेन है, एक ड्रॉप सीमेन में लगभग 6 करोड़ स्पर्म होते हैं। और यह जो स्पर्म होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो एक्स क्रोमोसोम युक्त और दूसरे वाई क्रोमोसोम युक्त। लेकिन जितने भी स्पर्म हैं उसमें से 60% लगभग समान आकार और समान फंक्शन में होते हैं। इसमें से 40% बहुत ही एक्टिव होते हैं, और यह एक्टिव स्पर्म ही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। आइए एक स्पर्म के बारे में हम लोग चर्चा करें। एक स्पर्म जो होता है, एक जो स्पर्म होता है इसके कुल 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग यह हेड कहलाता है, बीच का भाग इसका नेक कहलाता है अथवा मिडिल पीस कहलाता है, नीचे का यह जो पूंछ जैसी संरचना दिखाई दे रही है यह इसकी टेल कहलाती है। हेड वाले भाग पर सबसे ऊपर की तरफ लाइसोसोम की बनी हुई संरचना होती है। इसके ऊपर टोपी जैसी लाइसोसोम की बनी हुई संरचना होती है, जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और यह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मुख्यतः हाइलोरिनिडेज होते हैं, जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और यह जो स्पर्म होता है, अब प्रश्न यह उठता है, यदि इसके एक्रोसोम को हटा दिया जाए, यह जो ऊपर की टोपी जैसी संरचना एक्रोसोम हटा दिया जाए, तो इसके फर्टिलाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप एक्रोसोम को हटा देंगे तो चूंकि इस एक्रोसोम में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो यह प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये एग की सेल को गला देते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को गला देते हैं, और यह स्पर्म इसमें आसानी से प्रवेश कर जाता है। यदि एक्रोसोम को हटा देंगे तो यह स्पर्म फर्टिलाइजेशन योग्य नहीं रह जाएगा। इसका जो हेड पार्ट होता है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के जस्ट नीचे 2 गोलाकार संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिनको सेंट्रियोल कहते हैं, जिनको सेंट्रियोल कहा जाता है। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। उसके नीचे ये इसका जो मिडिल पार्ट होता है, इसी में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे रहते हैं। इस मिडिल पार्ट में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और यह माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एटीपी के रूप में, स्पर्म में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और यह जो एटीपी ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करती है, इसके नेक पोर्शन में, वह इसको काफ़ी एक्टिव बनाए रखती है और आगे बढ़ने में इसको मोशन में सहायता करती है। नीचे का जो इसका टेल पोर्शन होता है, इसमें जो फाइबर होते हैं, यह 9+2 स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से यह एक स्पर्म की एक संरचना है। और आगे जब मैं अगला वीडियो आएगा मेरा, तो उसमें oogenesis के बारे में हम लोग वीडियो चर्चा करेंगे।